हेलो व्यूअर्स, यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार बात कर रहा हूं आज प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में। कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि हमने मालदीव ऑपरेशंस, जो कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का एक जॉइंट एफर्ट था, और बहुत शॉर्ट नोटिस पर, और जैसे आपको बताया गया कि उस वक्त वहां के कोई नक्शे नहीं थे, पता नहीं था कि वहां दुश्मन की क्या तादाद है, और इन सब के बावजूद बहुत कामयाबी से ये ऑपरेशन किया गया। उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कैप्टन ARC वर्मा, इंडियन नेवी के। आप उस वक्त जो प्रमुख जहाज था इंडियन नेवी का, INS, इंडियन नेवल शिप गोदावरी, उसके ऊपर आप इंजीनियरिंग ब्रांच के चीफ ऑफिसर थे। एक तरह से जहाज के आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे, और इन एनी केस ही वाज द हेड ऑफ इंजीनियरिंग। और इससे पहले 1977 में वर्मा जी ने नेवी ज्वाइन की थी, और उसमें आप 2007 तक 30 वर्ष ऑफिसर रहे। और इंडियन नेवी से रिटायर होने के बाद आपने इंडियन कस्टम्स को ज्वाइन किया, उसमें आप डायरेक्टर मैरीन थे। और इसमें जब आप नेवी में थे तो आपने कई प्रमुख शिप्स के ऊपर काम किया, जो वेसल्स थे जिनके नाम मैं याद कर सकता हूं कि शरभ, विद्युत, गोदावरी, दूनागिरी, इन सब वेसल्स के ऊपर आपने कामयाबी से तारीफ काबिल काम किया। और इसके अलावा नेवल डॉकयार्ड में भी आप रहे, नेवल हेडक्वार्टर्स में रहे, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी पूना में रहे, और INS शिवाजी जो लोनावला में है महाराष्ट्र में, उस पर भी रहे। तो आपका बहुत ही विशद न केवल एकेडमिक लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे वर्मा जी 1988 में उस वाकया की, जबकि आप गोदावरी का हिस्सा होते हुए शॉर्ट नोटिस पर मालदीव्स गए थे। उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को यहाँ बताएं। नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। ये ऑपरेशन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का है, और इसके ऊपर आपको काफी लोगों ने बुक्स भी लिखी हैं, जिसमें कि आर्मी और एयरफोर्स का पॉइंट ऑफ व्यू तो ज्यादा आपको दिखाई देता है या पढ़ने में आएगा, पर नेवी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको शायद कहीं भी नहीं मिला होगा पढ़ने के लिए, और कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगा। नेवी का बहुत प्रमुख रोल था। और इसमें नेवी ने ये ऑपरेशन को कंक्लूड करने में नेवी का बहुत बड़ा हाथ था, और उसी को मैं आपको एक स्टोरी के रूप में आपको मैं बताना चाहूंगा। तो हो सकता है कि आप लोग के लिए नया भी हो और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो। तो बात शुरू करते हैं। गोदावरी में मैं एज ए सीनियर इंजीनियर था। तो बोलते तो नेवी में सीनियर इंजीनियर है, बट जबकि वो एक उसके ऊपर एक कमांडरी भी होता है, पर सीनियर इंजीनियर बोलते हैं इसको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है शिप के ऊपर। सीनियर इंजीनियर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पर उसमें जनरली द एंटायर मशीनरी कंट्रोल एवरीथिंग कम्स अंडर सीनियर इंजीनियर। हम लोग गोदावरी में गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देयर वाज अ बाइसेंटेनियल सेलिब्रेशन। तो उसमें हम लोग इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जिसको बोलते हैं, उसमें पार्ट लेने के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे। और वो बहुत 3 महीने का पूरा क्रूज था, जिसमें हम लोग इंडोनेशिया, फिर पर्थ, फिर मेलबर्न, फिर सिडनी, फिर पापुआ न्यू गिनिया भी टच किया। फिर उसके बाद वापस लौट घूम के डार्विन, ऑस्ट्रेलिया का एक पोर्ट है, उसको टच किया। देन वी केम टू मलेशिया। और मलेशिया से फिर हम आए। तो नवंबर 1988 को हम लोग वापस पोर्ट ब्लेयर आए। तो पोर्ट ब्लेयर में हम लोग का कस्टम क्लियरेंस हुआ, राशन पानी लिया हम लोग ने, फ्यूलिंग किया, सब ये करके। आपके कैप्टन कौन थे शिप के? कैप्टन SV गोपालाचारी। गोपालाचारी साहब का कहना था कि अब काफी 3 महीने हो गए, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करेंगे पोर्ट ब्लेयर से मुंबई के लिए। उस वक्त जो कि आपका क्या रैंक था? मेरा रैंक उस समय लेफ्टिनेंट कमांडर था। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यह है कि लगभग 4000 किलोमीटर की सेलिंग होगी, और वी डिसाइडेड कि हम 5 दिन में ये इसको पूरा करेंगे और इकोनॉमिकल स्पीड पे सेल करेंगे। और 5 दिन की सेलिंग हम लोग ने, जब ऑस्ट्रेलिया क्रूज के समय हमने 5-5 दिन की सेलिंग की थी, 5-6 दिन के एक साथ की थी। एक बार में हम लोग पूरा यहाँ से बिना फ्यूलिंग के, बिना रिफ्यूलिंग के, बिना राशन के हम लोग पहुंच जाएंगे जी। मुंबई। और पहले कभी किसी शिप ने ये अटेम्प्ट नहीं किया था, तो वी डिसाइडेड विल डू इट ऑन इकोनॉमिकल स्पीड
विच इज फॉर गोदावरी 120 आरपीएम बोलते हैं उसको, 120 आरपीएम, लगभग 18 नॉट की स्पीड मिलती है आपने गोदावरी। कहा कि पहले ये कभी ट्राई नहीं किया गया पहले था। पहले ये अटेम्प्ट किसी ने नहीं किया था कि पोर्ट ब्लेयर से डायरेक्ट मुंबई चले जाए। कोई ओके। शिप, इंडियन नेवी का शिप जितने भी होते थे वो पोर्ट ब्लेयर से या तो चेन्नई जाते थे या कोचीन जाते थे या ट्यूटिकोरिन जाते थे, वहां पर फ्यूलिंग वगैरह करके एंड देन दे यूज्ड टू गो टू मुंबई, जी मतलब फर्दर। बट हम लोग ने सोचा कि एक बार में करेंगे, जी तो वी स्टार्टेड ऑन 3 नवंबर मॉर्निंग को। हम लोग फ्यूलिंग वगैरह सब करके, कस्टम क्लियरेंस वगैरह करके पूरा, और 3 नवंबर मॉर्निंग को हम लोग ने सेल किया। हम लोग 120 आरपीएम आराम से अपना कर रहे थे, और जनरली हैप्पी माहौल था शिप में, क्योंकि सब घर वापस जा रहे थे 3 महीने के बाद। ये चलता रहा, शाम के 6 बजे लगभग तक हम लोग 120 आरपीएम करते रहे। फिर अचानक से ब्रिज से ऑर्डर आया टू इंक्रीज द आरपीएम टू 160। 160 इज वेरी हाई स्पीड फॉर गोदावरी क्लास शिप, मतलब लगभग 24 से 25 नॉट होता है, और उसमें फ्यूल कंजम्पशन जो है वो डबल हो जाता है, एक इकोनॉमिकल से डबल हो जाता है। तो हम एमसीआर में थे उस समय, तो जब ऑर्डर आया 160, तो हम लोग मजाक करने लगे कि अरे ये क्या हुआ, 160 कैसे हो गया, लगता है कैप्टन साहब को बहुत जल्दी है घर पहुंचने की। ठीक है, एंड everyone had a reason to reach Mumbai as early as possible, क्योंकि 8 नवंबर को उस समय दीपावली थी। तो ये सबका ये एम था कि दीपावली के दिन घर पहुंच जाए। दूसरा, कैप्टन साहब की वाइफ का बर्थडे था 8 नवंबर को, तो उनको भी जल्दी, वो जल्दी थी। मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो हम लोग ना सबके कोई ना कोई पर्सनल रीजन थे। और फिर 3 महीना बहुत होता है, मतलब फैमिली से दूर रहना। सब लोग उस तरह का, मतलब लाइट माहौल में ही बोल रहे थे कि 160 आरपीएम, मतलब जल्दी पहुंचना है। फिर नेवी में एक कहावत है कि होम रेवोल्यूशन बोलते हैं उसको। जनरली वो सीनियर इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जैसे कि अगर 120 शिप आरपीएम कर रहा है और घर की तरफ जा रहा है, तो सीनियर इंजीनियर उसमें 2 आरपीएम 3 आरपीएम अपनी तरफ से बढ़ा देगा। मतलब कंट्रोल तो नीचे रहता है, तो कंट्रोल में उसको बढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं होम रेवोल्यूशन। जिससे कि मतलब हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाए, 1 घंटा 2 घंटा भी जल्दी पहुंचे, तो उसको नेवी के टर्म में बोलते हैं होम रेवोल्यूशन। तो होम रेवोल्यूशन 40 आरपीएम दे दिया, ये तो कुछ ज्यादा है। ये चलता रहा शाम को 6 बजे से रात, पूरी रात हम लोग 160 आरपीएम करते रहे। तब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब इतना कंटिन्यूअसली इतनी हाई स्पीड पे चलना, क्योंकि मशीनरीज आर स्ट्रेन्ड एवरी, क्योंकि स्टीम शिप में बॉयलर तो रहता है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, फिर स्टीम टरबाइन चलती है, उसके साथ में बहुत सारी ऑक्सीजरीज चलती हैं, बहुत सारी ऑक्सीजरी मशीन होती है, पंप्स होते हैं, ये होता है, ऑपरेटर होता है, काफी चीजें होती हैं साथ में, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है फिर एक साथ। तो फिर सुबह मैं, मतलब लगभग 4 बजे में ब्रिज पे गया। मैंने पूछा कि क्या हो रहा है भाई, मतलब क्यों लगातार हम जा रहे हैं? तो दे सेड कि वी हैव टू रीच, सिग्नल इतना ही है कि वी हैव टू रीच मालदीव्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अब हम, ये 4 तारीख की सुबह की बात है, तो हम लोग मतलब मालदीव्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी मालदीव पहुंचना, और कुछ मतलब डिटेल्स नहीं मालूम थे उसकी। थोड़ी देर बाद जब वो आरपीएम कंटिन्यूस चलता ही रहा, फिर दोपहर तक हम लोग को पता चला कि मालदीव से कोई एक, मालदीव में कू हो गया है। कू होने के बाद जो जिसने कू अटेम्प्ट किया था, कोई लुथमी नाम का आदमी है, उसने कू अटेम्प्ट किया था, वो मशीनरीज के साथ में और कुछ होस्टेजेस को लेके मालदीव से भागा है, और भाग के एक प्रोग्रेस लाइट शिप लिया उसने, और वो प्रोग्रेस लाइट शिप लेके वो भाग गया है, एंड ही इज गोइंग, द शिप इज गोइंग टुवर्ड्स श्रीलंका। तो उसके वेसल का नाम प्रोग्रेस लाइट था। प्रोग्रेस लाइट। सो अब हम लोग को क्लियर इंस्ट्रक्शंस था कि हम लोग को प्रोग्रेस लाइट को रोकना है और प्रोग्रेस लाइट को पकड़ना है और होस्टेजेस को छुड़वाना है। तो अब हम लोग प्रोग्रेस लाइट को ढूंढ रहे। तो अब हम 4 तारीख तो हो ही गई थी, तो 4 तारीख की जब शाम हो गई, रात हो गई, पूरे रात हम लोग 160 आरपीएम करते रहे। अब प्रोग्रेस लाइट आ रहा था श्रीलंका की तरफ, और हम लोग जा रहे थे उल्टा, श्रीलंका की तरफ से होते हुए हम लोग मालदीव जा रहे थे। तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ट्रैवल कर रहे थे दोनों जन। तो 5th मॉर्निंग को, अर्ली इन द मॉर्निंग, हमने प्रोग्रेस लाइट को साइट किया। नंबर 1 एक फोटोग्राफ है जी, हाँ, जिसमें हमने, हमारे कैप्टन साहब साइट कर रहे हैं, प्रोग्रेस लाइट हमको मिला। तो प्रोग्रेस लाइट को हम लोग ने फिर चेज करना शुरू किया। हम लोग ने, वो चैनल 16 एक होता है नेवी में, कॉमन चैनल होता है वायरलेस के ऊपर, उस पर हम लोग ने उसको रुकने के लिए बोला कि रुको, तो वो रुकने के लिए तैयार नहीं, बोला नहीं हम नहीं रुकेंगे।
उसने मना और कर दिया। उसने मना कर दिया रुकने के लिए। जी। अच्छा, उसमें वो लुत्फी कंट्रोल में था, पर वहां से बात कोई और कर रहा था, और साथ ही साथ हम लोग को सुनाई दे रहा था कि वो सिंगापुर रेडियो और बीबीसी से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमें एक तो आईएनएस सिंगापुर रेडियो और बीबीसी। बीबीसी बीबीसी से बात कर रहे थे वो, कि हमें गोदावरी, इंडियन नेवल शिप गोदावरी हमें फॉलो कर रहा है और हमें तंग कर रहा है, मतलब हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम पीसफुली हम श्रीलंका जा रहे हैं। खैर हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया ज्यादा और पीछे लगे रहे उसको, रोको रोको। तो वो जब नहीं रुका तो हम लोग पास जाने लगे उसके, तो उसने फिर, उसके पास गन्स थी अपनी, एके गन्स फोर्टी थी सेवन उसके पास। हाँ AK-47 वगैरह थी उन लोगों के पास। जी। वो उससे उन लोगों ने चुटपुट फायर करना शुरू किया। तो फिर हम लोग ज्यादा पास नहीं जा सकते थे, तो हम लोगों ने भी अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थोड़ी फायर की उनके शिप साइड के ऊपर और रुकने के लिए बोला, फिर भी वो रुक नहीं रहे थे। देन दे सेड कि अगर आप पास आएंगे हमारे, तो हम होस्टेजेस को मारना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने बोला तुम मार के देखो, ऐसे ही मार नहीं सकते। फिर और थोड़ा पास गए तो बोलते हैं देखिए हमने एक होस्टेज को मार दिया है और उसको हमने फेंक दिया है, और उन्होंने कुछ सफेद कपड़ा वपड़ा कुछ फेंका। दिखाया। हाँ, दिखाया ऐसे कि फेंक दिया है हमने पानी में। हम लोग को कुछ नहीं दिखा। फिर हम लोग बढ़ते रहे, पर अब ये समय आ गया कि वो रुक नहीं रहा था और श्रीलंकन वाटर एकदम पास आने लगा, मतलब कि एक आध घंटा और अगर वो नहीं रुकेगा तो वो श्रीलंकन वाटर में चला जाएगा। जी। तो फिर हम लोग का कंट्रोल मतलब कम हो जाएगा, इंटरनेशनल वाटर में हम लोग कुछ भी कर सकते। तो NHQ से फिर उस समय मैसेज आया कि स्टॉप द शिप एट एनी कॉस्ट। जी। तो मतलब अब उसको अब रोकना ही रोकना है, आप कुछ भी करो। कैप्टन साहब ने डिसाइड किया कि लेट्स यूज द डेप्थ चार्जेस। अच्छा, अब आपके गोदावरी की उस समय टोटल स्ट्रेंथ कितने आप ऑफिसर्स होंगे? हम लोग ऑफिसर्स थे, लगभग 35 ऑफिसर्स थे, 35 ऑफिसर्स एंड इंक्लूडिंग पर्सन बिलो एयर क्रू, ऑफिसर रैंक एंड बिलो ऑफिसर रैंक लगभग 300। 300। और आपके पास, मतलब अब तो इतने साल हो गए तो देयर इज नो कॉन्फिडेंशियलिटी, आपके पास क्या क्या हथियार थे? सर हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, जी। AK-630, जो जी। कि रशियन एंटी एयरक्राफ्ट गन। जी। सामने एक बड़ी वाली गन थी, 4 इंच वाली। 4 उसके इंच बाद गन, दैट हाँ वाज योर मेन गन। उसके बाद हमारे पास मिसाइल्स थे, फिर ओके। हमारे पास रॉकेट लॉन्चर्स थे, फिर जी। टॉर्पीडो थे, ठीक है, फिर एंटी सबमरीन के लिए हमारे पास डेप्थ चार्जेस थे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस प्रोग्रेस लाइट, तो जो आपका टारगेट है उसके लिए क्या क्या आपके पास अफेक्टिव हथियार थे? सर प्रोग्रेस लाइट को ऐसे रोक मारने के लिए, तो ऐसे उसको डुबाने के लिए तो हमारे पास सभी कुछ था, हम कुछ भी मार दें हाँ, उसको नहीं, तो। लेकिन उसको मतलब अपना अपने ऐसे रोकने के लिए क्या होता है कि जी। आप उसको डरा सकते हैं, उसको धमका सकते हैं। उसके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन से, जो कि वो भी काफी लिथल होती है, अगर मान लो जी। उसको ज्यादा मार दिया तो शिप उससे भी डूब जाएगा, कैजुअलिटी हो मतलब। सकती हैं। हाँ, कैजुअलिटी भी हो सकती है, तो इसलिए हमें उनको बहुत सोच समझ के थोड़ा थोड़ा ही मारना था, मतलब जिससे कि और एंड इन एनी केस यू वर टू पावरफुल फॉर दैट, बहुत बहुत और पावरफुल। स्पीड आपकी फिर काफी थी। हमें ये था कि हमारे होस्टेजेस भी थे उसमें, तो जी। हमें होस्टेजेस का भी ध्यान था कि उनको रोक बचाना ज्यादा जरूरी था। और वो आपसे, आपको आउटरन नहीं कर सकता था कि आपसे आउटरन नहीं ज्यादा कर सकते। तेज चला जाए। नहीं, वो वो तो पॉसिबल आउटरन नहीं था उसके लिए। उसकी पॉसिबल नहीं थी। उसकी स्पीड 8 9 10, मैक्सिमम 8 नॉट थी। हम लोग की तो स्पीड बहुत ज्यादा थी, जी। तो फिर आगे? स्पीड कोई वो नहीं थी। कैप्टन साहब ने डिसाइड किया कि इनको अपन डेप्थ चार्जेस से डराते हैं। जी। अब डेप्थ चार्जेस जो होता है, डेप्थ चार्जेस सबमरीन के लिए किया जाता है, जो कि ऐसे ड्रम में समझ लीजिए कि बारूद होता है, और उसको सबमरीन पानी के अंदर अपन फेंकते हैं, पानी में फेंकते हैं, और सबमरीन तो पानी के नीचे रहती है, तो वो पानी के नीचे जाके फटता है। तो वो डिफरेंट डेप्थ पे फटते हैं वो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ चार्जेस। और वो एक वाटर प्रेशर क्रिएट करते हैं, सुनामी के जैसे एकदम। जी। एंड दैट क्रशेस द वाटर प्रेशर, क्रशेस द सबमरीन हल। तो सबमरीन के अंदर और मशीनरीज वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, सबमरीन फिर क्रिपल्ड हो जाती है, फिर वो चल नहीं सकती, फिर उसको सरफेस पे आने ही पड़ता। डेप्थ चार्जेस का यूज ये है, पर हमने डेप्थ चार्जेस को यूज करना था अभी शिप के अगेंस्ट में। तो सीओ साहब ने, हमारे पास हेलीकॉप्टर थे, 2 हेलीकॉप्टर थे हमारे पास, एक हेलीकॉप्टर भी सीकिंग, थे? हमारे पास हेलीकॉप्टर जी। थे, एक सीकिंग था और एक चेतक, अच्छा। चार्ली का सीकिंग जी। हेलीकॉप्टर। तो हमने सीकिंग उड़ाया, उसमें डेप्थ चार्जेस लेके सीकिंग उड़ा,
और पायलट ने 2 डेप्थ चार्जेस एक के बाद एक सक्सेसिवली प्रोग्रेस लाइट के सामने गिराए, और प्रोग्रेस लाइट तो चल ही रहा था, तो वो उसके ऊपर से गया जब तक वो नीचे पानी में फूटे। अब वो जब फूटे, बर्स्ट हुए, तो एक इतना सुनामी ऑफ वेव्स हुआ एकदम। इस जो प्रोग्रेस लाइट था वो पानी से लगभग 1 मीटर ऊपर उछला और फिर गिरा नीचे, और दूसरा फूटा उसके बाद, तो फिर दोबारा उछला, फिर गिरा। तो उससे एकदम से पूरा शिप हिल गया उनका, और वो जो मर्सरीज थे लगभग 80 थे वो, तो वो डर गए। वो डर के बाहर निकले शिप से, और वो फॉक्सल की तरफ चले गए। शिप के फॉक्सल बोलते हैं नेवी में, जो शिप का फ्रंट पोर्शन होता है। तो वो फ्रंट पोर्शन में जाके सब खड़े हो गए, हाथ खड़े कर दिए उनने, सरेंडर, हम सरेंडर कर रहे हैं। और इसी बीच में जो शिप इतनी जोर जोर से उछला, इनके ऑयल ड्रम्स रखे हुए थे मिड शिप में, शिप के बीचों में ऑयल ड्रम्स स्टोर किए हुए थे, तो वो आपस में रगड़ खाए, तो उसमें आग लग गई। अच्छा, फ्रिक्शन के कारण उसमें, तो शिप के बीच में आग लग गई। तो वो एक आग लगने वाली जो एक फोटो है उसमें, वो जब उसमें आग लग गई, तो जो होस्टेजेस थे उनने एडवांटेज लिया, और वो शिप के पीछे की तरफ निकल गए। तो वो क्वार्टर डेक की तरफ जाके खड़े हो गए होस्टेजेस लोग। अब बीच में आग भी लग गई, तो ये सेपरेट हो गए, जो मशीनरीज और होस्टेजेस सेपरेट हो गए शिप के अंदर ही। उसके बाद फिर हम लोगों ने वो इंजीनियर, जो शिप का जो इंजीनियर था, उसने शिप को भी रोक दिया, और वो भी, चूंकि वो भी होस्टेज ही था एक तरह से, तो वो भी इधर पीछे क्वार्टर डेक में, पास भी इंजीनियर ऑफिसर था। हाँ, उनके भी इंजीनियर ऑफिसर थे। वो किसका था? वो अपने मर्चेंट नेवी के जैसे होते हैं। मर्चेंट नेवी का इंजीनियर ऑफिसर। तो ये लगभग कितनी देर? वो भी इंडियन था, वो इंडियन इंजीनियर ऑफिसर था, वो इंडिया का। हाँ, क्रू उनका इंडियन था। अच्छा, प्रोग्रेस लाइट का क्रू जो था वो इंडियन क्रू था। तो ये पूरा, ये जो था प्रोग्रेस लाइट, ये आपके टोटल विजुअल व्यू में, रेंज में कितनी देर रहा? जब हमने 5 तारीख को सुबेरे से, तो फिर हमारे सामने ही था वो, मतलब 3-4 घंटे रहा। 3-4 घंटे तो हमने उनको चेस किया। मतलब आप उसको बायनोकुलर से देख सकते थे? बायनोकुलर नहीं, ऐसे नेकेड आई से भी देख सकते थे, नेकेड आई से देख सकते, एकदम सामने दिख रहा था मतलब। जी। उसके बाद फिर हमने बोट लोअर की अपनी, बोट लोअर की, और फिर हमने होस्टेजेस को बोला कि थोड़ा 2-2, 3-3, 4-4 करके जंप करो पानी में, और उनको पहले रेस्क्यू किया। तो उनको लेके आए, कुछ लोगों को चोट वोट लगी थी, तो उनका, हमारे शिप में डॉक्टर भी था एक मेडिकल ऑफिसर, तो वो उन्होंने अटेंड किया, वो एक लेफ्टिनेंट था नेवी के डॉक्टर, तो अटेंड वगैरह किया उन्हें। उसमें जो था मालदीव्स के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, जिसको उन लोगों ने हाईजैक किया था, और उसकी वाइफ भी थी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उसकी वाइफ, और लगभग 10 लोग और थे। तो और फिर क्रू मिला के लगभग 14 लोगों को हमने रेस्क्यू किया वहां से। टोटल कितने होस्टाजेस थे? 14 आप इंक्लूडिंग क्रू 14। तो 14 लोगों को हमने रेस्क्यू किया पहले, और उनको ऑन बोर्ड लेके आए। उस समय हम नेवी में वुमेन ऑफिसर्स तो थी नहीं, कोई लेडी आई तो पहले ही मतलब हलचल मच गई एकदम शिप में, कह रही कोई होस्टेज आई है, ये मतलब जो जिसको सेव किया है, उसको चोट भी लगी हुई थी, वो फॉरेनर थी, वो यूके की थी, वो शायद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की वाइफ। तो इनको सब देखा। उसके बाद उसमें जो इंजीनियर था उसने यही बताया कि सेकंड इंजीनियर नहीं आ पाया, शिप का जो सेकंड इंजीनियर था वो भर शिप में रह गया, वो नहीं आ पाया। तो अब उसके बारे में हम लोग को बाद में पता चला, उसको मार दिया गया था, बट उस समय तो उसने बोला कि सर वो नहीं आ पाया, वो इंजन रूम में ही रह गया। उसके बाद फिर तब तक INS बेतवा भी आ गया, तक तो हम लोग ने उसकी भी बोट लोअर करी, INS बेतवा की, एंड देन वी डिसाइडेड टू टेक दीज मशीनरीज ऑन बोर्ड। अब हमारे पास उनको रखने की कोई जगह नहीं थी, मतलब मशीनरीज का ऐसे कोई रूम नहीं होता है, शिप में कोई कंपार्टमेंट नहीं होता जहां उनको लॉक कर दिया जाए। हमारे पास हथकड़ियां नहीं थी, कुछ नहीं था, मतलब तो कैसे रखें? दीज पीपल वेर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 21, एकदम यंग, एजाइल, ट्रेन फॉर गुरिल्ला वॉर्स, मतलब वो बहुत ही खतरनाक जैसे कि लोग थे सब जी। उनको फिर हम लोग ने, शिप में रोप थी 6 mm की रोप, तो हम लोग ने 2-2 फीट की लेंथ में काटा, लेके गए, और सबके जिन को वो जंप करते थे उनके हाथ और पैर बांध के उनको लेके आते थे, और फिर उनको हेलो हैंगर में। उनका लीडर कौन था? उनका लीडर लुत्फी था, तो लुत्फी के बारे में बताऊंगा आपको मैं जी। फिर ये धीरे धीरे करके हमने इन लोगों को लेके आए, 5-5 लोगों को,
बोट पे ले लेके आना और यहाँ पर हेलो हैंगर में रखना। और इनके सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो इतने चालाक और लोग थे कि अगर किसी एक की भी रोप खुल जाती, 30 सेकंड में सबकी रोप खुल जाती है। मतलब वो लड़ने मरने को तैयार थे, मतलब उस टाइप के लोग। एक ग्रुप में वो लुत्फी भी आया। लुत्फी आया तो उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि मैं लीडर हूँ, मैं लुत्फी हूँ। हाँ। मैं क्या मोहम्मद लुत्फी, और आई एम प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। ठीक है, वो अपने आप को प्रेसिडेंट अभी भी बोल रहा था कि आई एम प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स एंड व्हाई यू पीपल आर ट्रबलिंग मी एंड आई टेक द। उसको एक दो चमाट लगा के उसको एक हेलो हैंगर में WC था, उसमें उसको बंद कर दिया हम लोग ने कि इसको तो बंद करो पहले। उसके बाद बाकी लोगों को हम लोग बांध के वहीं करते रहे, लाते रहे। ऐसे करते करते वो शाम हो गई पूरी, और मतलब बहुत स्लो प्रोसेस था। और उनको तो लाना। ये आपने जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स बताई, तो इसमें बेतवा किस स्टेज पे शामिल हुआ था? बेतवा आ गया जब हम लोग उन लोगों ने मतलब सरेंडर कर दिया था, तब बेतवा आ गया। अच्छा, मतलब तो उसकी ओके। बोट उस समय फिर हम लोग ने यूज करना शुरू की। और बेतवा भी फिर हम लोग के साथ ये डिसाइड हुआ कि लुत्फी की आपको स्टोरी मैं साइड में कट करके बता देता हूँ यहाँ। लुत्फी जो था, ही वॉज अ मालदीवियन एक्चुअली, और उसका कुछ श्रीलंकन कनेक्शन भी था। उसकी फैमिली वगैरह मालदीव में रहती थी, एंड वेरी रिच पर्सन। ही वांटेड टू बिकम प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। तो उसने ये प्लान किया है कि वो coup करेगा और गयूम को ही थ्रो आउट एंड ही बिकम द प्रेसिडेंट। तो उसके लिए उसने क्या किया, ही वेंट टू श्रीलंका। जी, और श्रीलंका में जाके उसने ये मर्सनरीज वगैरह को इकट्ठा किया, अबाउट 80 ऑड मर्सनरीज। अब 3 नवंबर को गयूम साहब वो सपोज टू कम टू न्यू दिल्ली जी। टू मीट प्राइम मिनिस्टर राजीव राजीव गांधी। गांधी। राजीव गांधी इनका सडनली इनकी तबीयत खराब हो गई, तो ये 3 को गए ही नहीं। तो गयूम वॉज स्टिल इन मालदीव्स। जी, लुत्फी आ रहा था शिप में मर्सनरीज को लेके, प्लान करके कि 3 को ये लैंड करेगा मालदीव में, और इसको मालूम था कि 3 को गयूम वहां नहीं होंगे, टेक कंट्रोल ऑफ मालदीव। एंड जब तक गयूम साहब आएंगे तब तक ये फुल कंट्रोल में होगा। तो इसने इसने जाके वहां पर सीधे प्रेसिडेंट के पैलेस में घुस गया, और वहां कुर्सी उर्सी में जाके बैठ गया और बोला मैं प्रेसिडेंट हूँ अब। और इधर उधर फायरिंग वायरिंग करी, और उसके बाद फिर कार में बैठा, पूरे मालदीव्स का चक्कर लगाया। जी। फिर अपनी मदर के पास गया, वहां आशीर्वाद लिया उसने, और बोला मैं बन गया प्रेसिडेंट। बाकी लोगों को बुला के बोला कि सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, एयरपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल चलने दो। मालदीव्स रिमेन ऑन द टूरिस्ट, एक्चुअली उनका फंडिंग पूरा टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बोला कुछ डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग शुड रिमेन। तो वो सब नॉर्मल चल रहा था। गयूम साहब अपने घर में थे। तो गयूम साहब को जब ये पता चला, तो उनने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बोला कि गेट इन टच विद प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, किसी भी तरह से उनसे कांटेक्ट। क्योंकि ये आने जाने वाले थे तो उनका थोड़ा सा कांटेक्ट में थे, तो दिस चैप गेट थ्रू PA ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इन ऑफ इंडिया। PA ने राजीव गांधी साहब से बात करा दी। तो गयूम साहब ने बोला कि मतलब सर मुझे हेल्प चाहिए, और इन लोग ने यहाँ कू कर दिया है। राजीव गांधी साहब ने बोला कि ठीक है, I'll send the help. He summoned all the 3 chiefs। तो जो आपके वीडियो में आपने बताया था, तो तीनों chiefs वहां उन्होंने समन किया, और उन्होंने बोला कि भाई टेक कंट्रोल एंड आप जाइए। मतलब जनरल VN शर्मा तब आर्मी चीफ थे। साहब थे, और हीरानंदानी साहब वाइस चीफ थे उस समय। एयरफोर्स के 4 पैरास वाले उसी समय बैटल रेडी थे। वो एक्सरसाइज करके कुछ वापस आए थे आगरा में। आगरा में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी था। तो ये सब उसमें बैठ के बल सारा एंड दे फ्लू मालदीव्स। ठीक है, अब ये 4 की मतलब 3 की शाम को ये लोग यहाँ से उड़े हैं, 3 की शाम को, और 4 की सवेरे ये लैंड किए वहां अंधेरे में ही। मतलब बिफोर ये दे लैंडेड इन हुलेले एयरपोर्ट है मालदीव से अबाउट 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दिखता है दोनों। अब तो ब्रिज बन गया है वहां पर। तो हुलेले पे ये लैंड किए, और कमांडोज बाहर आए। वहां कोई रेजिस्टेंस था नहीं। द मूवमेंट लुत्फी केम टू नो कि एयरफोर्स का प्लेन लैंड कर गया यहाँ पर, तो उसने भगने की तैयारी करी होस्टेजेस को लेके। और कहना चाहिए कि 4 तारीख को ये 9:30-10 बजे वो प्रोग्रेस लाइट लेके भगा। दैट इज द टाइम वी गॉट द इंफॉर्मेशन। हमको 3 तारीख को 6 बजे अलर्ट ही कर दिया था कि यू मूव टुवर्ड्स मालदीव। नेवी ने मतलब बोला कि आप जाओ, उधर कुछ गड़बड़ हो रही है। प्रोग्रेस लाइट की खबर भी आ गई कि वो प्रोग्रेस लाइट में भग गया।
इंस्ट्रक्शंस हुआ कि यू स्टॉप प्रोग्रेस लाइट नाउ। तो हम प्रोग्रेस लाइट को ढूंढ रहे थे, यहाँ ये लुत्फी मिल गए हमको होस्टेजेस को लेके। ये जो था प्रोग्रेस लाइट पर आप कैप्चर कर पाए? अब हमने प्रोग्रेस लाइट को कैप्चर कर लिया, देन वी बोर्डेड प्रोग्रेस लाइट। जी जब ये सब मर्सनरीज सबको ले आए, फिर हमारे क्रू गया कुछ और प्रोग्रेस लाइट के अंदर गया, वहां से उनके चार्ट पेपर्स ये सब निकाला और वो सब लेके आया। तब वहां पर वो सेकंड इंजीनियर की डेड बॉडी भी दिखी। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सब लेके, और शिप में क्या है, तो शिप में काफी कार्गो था, तीन होल्ड थे उनके भरे हुए पूरे। जी इंपोर्टेड कार्स थी, BMW और मर्सिडीज, लगभग 6 कारें थी। पूरा वाइन विस्की का स्टॉक था पूरा, क्योंकि शिप यूके से आ रहा था, तो काफी स्टॉक था उनका पूरा। और राशन पानी था कुछ इम्पोर्टेड। तो ये सब तो आपके हाथ लग गया? नहीं, हमारे हाथ में, हमने कहा कि हमारा तो शिप ही पूरा लग गया हाथ में, हाँ तो उसको कौन निकाल के ले जाएगा, तो इसको शिप ही ले जाएंगे अपन तो पूरा। जी तो फिर हमने बेतवा को डायरेक्ट किया कि हमारे पास तो होस्टेज और ये मर्सनरीज हैं, इनको हम मालदीव ले जाते हैं, इनको वहां हैंड ओवर करेंगे, आप जो है बेतवा प्रोग्रेस लाइट और उसको रस्सी बांध के टो करके आप कोचिन ले जाओ। तो ये इंस्ट्रक्शंस देने के बाद 5 तारीख की शाम को हम लोग मालदीव जाने लगे। जब मालदीव जाने लगे तो कैप्टन साहब ने एक चक्कर और प्रोग्रेस लाइट का लगाया, गोल चक्कर की सब। तो जब वो लगाया तो वहां पर एक लुंगी पहन के एक बंदा और बैठा हुआ था, जी और अपनी बनियान उतार के, व्हाइट बनियान उतार के ऐसे ऐसे हिला रहा था कि भाई जी हमको भी ले चलो, और बार बार ऐसे हाथ जोड़ रहा है। बोले ये कहाँ से रह गया? उन्हीं के जो लोग थे उन्होंने बताया कि सर ये राजू है, राजू फ्रॉम जफना इसको बोलते हैं। राजू एंड फ्रॉम? जफना, अच्छा राजू फ्रॉम जफना, जी एंड ही इज द मेन मतलब हैंडलर ऑफ मशीनरीज, एंड ही वाज सेकंड इन कमांड टू लुत्फी। जी एंड बहुत डेंजरस आदमी, बोला ये सबसे डेंजरस आदमी यही है। जी मतलब ये मर्सनरीज को सबको ये ही कंट्रोल कर रहा था, मतलब उसी के कंट्रोल में थे। पर ये वहां रुक गया था जहाज के ऊपर। अब क्यों रुका वो हम लोगों ने उतना उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम लोग भी जल्दी में थे कि जी इसको ले जाएं। जी तो बोला चलो इसको भी ले चलते हैं। बोट फिर से लोअर की, बोट हम लोग बिल्कुल सेल कर गए थे, फिर बोट फिर से लोअर की, शिप रुका, फिर से बोट लोअर करना इज क्वाइट एक्सरसाइज एक्चुअली शिप जी में भी। उसको लोअर किया, फिर गया उसको जंप करवाया, उसको लेके आए। तब तक यहाँ पर ये हो गया कि राजू फ्रॉम जफना इज वेरी डेंजरस पर्सन, तो जी इसको संभाल के इसको हैंडल करना है। तो वो जब आया तो बोट में ही था, तो एक्सो साहब आ गए वहां पर, और वो बोले कि इसके सब पूरे कपड़े पूरे उतरवा, उसको पूरे चेक कर। बोला कि तो उसकी, बोला लुंगी उतारो इसकी पहले। तो लुंगी उतार दिया, वो बनियान उसके हाथ में थी, फिर वो अंडरवेयर पहना था। तो एकदम से एक्सो साहब चिल्लाया, अरे ये पिस्टल छुपाया हुआ है, देखो अंडरवेयर में पिस्टल छुपाया हुआ। क्रू था वो पानी में जंप कर गया एकदम बचने के चक्कर में। वापस आया, वो बोल रहा है कि नो सर मैं कुछ नहीं छुपाया हूँ, मैं नो सर कर रहा है। तो बोला नहीं, इसकी अंडरवेयर भी उतारो इसका। फिर अंडरवेयर भी उतारा उसका, तो खैर पिस्टल नहीं थी। उसको राजू फ्रॉम जफना को लेके आए ऊपर। तो जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग चल दिए थे, तो आधे रास्ते जब पहुंच गए मालदीव की तरफ, तब बेतवा का सिग्नल आया कि प्रोग्रेस लाइट इज मिसिंग फ्रॉम रडार। वो रात भर मॉनिटर कर रहे थे उसको, प्रोग्रेस लाइट को, कि रडार पे, और ये था कि सवेरे उसको टो करके ले जाएंगे। तो रात में डूब गया वो। क्या आपका क्या अंदाज है कैसे ये डूबा, क्या हुआ? तो इसको जब फिर राजू को पूछा, जब राजू, तो वो बोलता है मैं स्कटल कर दिया मैंने उसको। वो सेकंड इंजीनियर को उसने मारा, उससे सीखा कि क्या, कौन सा वॉल्व खोलने से शिप स्कटल होता है। शिप स्कटल करने के लिए भी एक वॉल्व होता है, तो जिससे कि सी वाटर चेस्ट होता है। सी वाटर चेस्ट अगर खोल दो आप, जी तो पानी पूरा सी का आ जाता है। वो उसने उससे सीखा, उसके बाद उसको मार दिया गोली, और ये शिप में रुक गया। जब सारे मसरेज चले गए, सब कुछ हो गया, तब ये इसने वो सी वॉल्व खोला, और फिर ये हम लोग के साथ फिर से आ गया। जी लास्ट में इसको अपने आप को भी रेस्क्यू करवा लिया इसने। वो चीज शाम को नोटिस नहीं की गई कि शिप डूबने लगा है या पानी धीरे धीरे बढ़ता है। तो सवेरे बेतवा ने बोला कि शिप तो डूब गया। वेंट बैक अगेन टू लुक फॉर, वी वेंट बैक एंड वी सॉ कि वो प्रोग्रेस लाइट के पूरे बोट्स वगैरह, जो लाइफ बोट्स वगैरह हैं, वो सब फ्लोट कर रही थी। वी कंफर्म कि ये शिप डूबी है, मतलब वापस फिर मालदीव्स की तरफ फिर से आए। एंड देन वी केम टू मालदीव्स, आर्मी ऑफिसर्स केम ऑन शिप, जी then we handed over all these mercenaries, Indian army hostages, to Malay government. Then we wanted to go back to Mumbai, जी but Gayoom Saab
एकदम उनने बात करी होगी शायद। पीएम सेड कि नहीं, यू स्टे बैक। सो वी स्टेड बैक इन मालदीव्स फॉर अनदर 1 month, सर 30 days we were steaming on one boiler। तो दिवाली आपकी वहीं हुई? मैं दिवाली के दिसंबर हो गया, नया साल ऑलमोस्ट पहुंच गया। ये बात दूसरी कि वो हमें गयूम साहब रोज किसी को डिनर कराते थे, ये वो सब बुलाया, उन्हें पूरे क्रू को उन्हें डिनर कराया एक एक करके। मतलब आपके जो था इस पर गोदावरी पर एक्सो कौन था? सर एक्सो एक कमांडर थॉमस। एनी आइडिया वो किस रैंक में रिटायर हुए? सर वो कमांडर ही छोड़ दिया उन्हें नेवी। उन्होंने छोड़ दिया? हाँ छोड़ दी थी। अच्छा। हाँ और यू रिमेम्बर एनीबडी फ्रॉम इंजीनियरिंग ब्रांच अंडर यू? कमांडर एससी श्रीवास्तव थे, ही रिटायर्ड एज कमोडोर। और डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ एनी ऑफ द पायलट्स जो आपके पास थे? नेवी का कमांडर चिटनिस, मोटू के नाम से फेमस था वो। चिटनिस लेफ्ट नेवी एज कमांडर एंड ही वाज फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स फॉर सम प्राइवेट कंपनी एंड ही वाज साहब एक्सो थे, आपके नीचे ये एससी श्रीवास्तव थे और चिटनिस साहब हुए। और हु वाज योर मेडिकल ऑफिसर? मेडिकल ऑफिसर वाज वन लेफ्टिनेंट मल्होत्रा। तो ये आपकी बहुत अच्छी मेमोरी है, ये सब नाम आपको अभी तक याद है? हाँ याद है। और ये बहुत ही खास एक मौका था जिसमें कि इतने शॉर्ट नोटिस पर तीनों जॉइंटनेस रही, तीनों सर्विसेज ने कोऑपरेट किया। कोई पहले इसकी ट्रेनिंग, कोई रिहर्सल नहीं हुआ था, इसके बारे में इंटेलिजेंस नहीं थी। एंड विदाउट फायरिंग अ सिंगल राउंड द ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड। So this would always be a very good example of joint. And without any casualty, actually हमारी साइड से कोई casualty भी नहीं हुई, सबसे बड़ी बात। During all this, INS Tir was also there. Tir came to relieve us, sir, because क्योंकि Tir and INS Himgiri came to relieve us because we were there for 1 month। हमारा फ्यूल भी ऑलमोस्ट खत्म से ही हो गया था। अगर शिप मतलब पानी से पूरा ऊपर आ गया था, इतना इतना बिल्कुल खाली हो गया था शिप। मतलब तो you were relieved by Betwa and Himgiri. We were relieved by Himgiri and Tir. Because गयूम साहब का ये कहना था कि इंडियन नेवी का कोई ना कोई शिप यहाँ पर रहना चाहिए मालदीव्स में फॉर सम टाइम। तो एंड वी हैव एग्रीड, तो हम लोग को रिलीव किया उन लोगों ने, दोनों ने, ये हिमगिरी एंड तीर। हमारे लिए मतलब गयूम साहब ने तो जो उनके यहाँ की ड्यूटी फ्री शॉप्स थी वो भी खोल दी थी। एंड ही सेड कि यू कैन बाई थिंग्स इन रुपीज। क्रूज करके आ रहे थे तो हम लोग वैसे ही हमने डॉलर सारे खर्च कर दिए थे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नेवी में कस्टम्स होने के बाद हम लोग ने फिर से ड्यूटी फ्री शॉपिंग की। तो ये जो गोदावरी और बेतवा, इसमें कौन वहां से पहले डी इंडक्ट हुआ था? गोदावरी से। गोदावरी पहले और उसके बाद बेतवा। थैंक यू वेरी मच।